सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मैं कुछ बातें करना चाहूँगी आपसे जिसे आपने बहुत आराम से और बड़े सुकून से सुनना है, जिन्हें हम वैसे तो आम सी बातें समझते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए, अगर आप गौर करें, मैं गौर करूँ यानी हम गौर करें, तो वो मामूली सी नाराज़गियाँ किसी बड़ी लड़ाई झगड़े का सबब भी बन जाती है और नतीजा फक्त नुकसान ही की सूरत में सामने आता है। लॉस ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता, बेनिफिट नहीं होता। अच्छा नाज़रीन, अगर हम गौर करें तो तमाम तर मुश्किलात की जड़, बुनियाद आपस के इख्तिलाफ़ात ही होते हैं कि आपकी मुझसे नहीं बन रही, मेरी आपसे नहीं बन रही, इख्तिलाफ़ात हैं। क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि अगर तुम आपस में इख्तिलाफ़ करोगे या तफरका करोगे, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद को पसे पुश डाल दोगे, तो फिर कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुव्वत, शान शौकत सब ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारी अज़मत, इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी और तुम ज़लील और रुसवा हो जाओगे। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हम तरक्की करें, दुनिया में आला मुकाम हासिल करें, तो हमें बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करना होगा। अच्छा नाज़रीन, दुनिया में जहाँ जहाँ भी जमहूरी हुकूमतें कायम है, जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी जहाँ पर है, वहाँ आवाम को यानी आपको, मुझे, हमें अपनी हुकूमत से सवाल करने का पूरा हक हासिल है। इस पर आप 0.1% भी शुबे में शक में नहीं जा सकते कि आपको शक है कि आप सवाल नहीं कर सकते। पूछ सकते हैं आप सवाल 100%। ना सिर्फ ये बल्कि अवामी वोटों जीतने वाले जो लोग हैं, जो हुकूमत का हिस्सा नहीं होते हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, जी बिल्कुल मेरा मतलब ऑपोजिशन से है कि जो वोट लेते हैं लेकिन कम वोट लेते हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते हैं, उनकी मैं बात करने जा रही हूँ। वो भी हुकूमत से हर बात पर सवाल करते हैं। उनका तो काम ही होता है ना कि खुलकर सवाल करें। हुकूमत के ऊपर प्रेशर होता है कि कोई है जिसको हम जवाब दें, और खुलकर इख्तलाफात भी फिर सामने आते हैं। और ये उनका, अगर मैं हक कह दूं तो गलत नहीं होगा, उनका हक भी है बल्कि फ़र्ज़ भी है। हक से ज़्यादा फ़र्ज़ है कि उन्होंने सवाल पूछने, अगर नहीं पूछेंगे तो फ्रेंडली ऑपोजिशन का ठप्पा लग जाएगा उनको कि आप फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। सही और हकीकी ऑपोजिशन आप नहीं हैं। मगर नाज़रीन, कामयाब वो हुकूमतें होती हैं जिनमें आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक बेहतरीन तरीके से पाया जाता हो। हुकूमत में मौजूद तमाम अराकीन अपने बड़ों की बातें माने और उन पर मिनोअन अमल भी करें। सिर्फ बातें माने ना बल्कि अमल भी करें। और हाँ, जिस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात हों उन पर अपने साथियों से खुलकर सवाल भी करें, उन पर तनकीद भी करें, लेकिन बंद कमरों में उन मामलात को मीडिया और आवाम के सामने ना लाएं, क्योंकि इससे नुकसान ही होगा। एक तो आवाम और ख़ास करके दुनिया के सामने ये तासुर जाता है कि हुकूमत खुद मुत्तहिद नहीं है, तो फिर वो मुल्क के हालात क्या खाक चलाएगी। ये अल्फाज है ना आपके, जो घर बैठ के लोग ड्राइंग रूम में चाय पीते हुए, टीवी लाउंज में टीवी देखते हुए कहते हैं, अरे इनसे तो अपने मामलात नहीं संभाले जा रहे, हमारे लिए क्या कर सकते हैं, मुल्क के हालात क्या ये खाक चलाएंगे। दूसरा सबसे अहम ये है कि ऐसे मौक़ों पर ऑपोजिशन को भी अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल जाता है, और बहुत ज़्यादा ही मौका मिल जाता है, जितना होना नहीं चाहिए। अच्छा नाज़रीन, मेरी इस तमहीद से आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि मैं आखिर क्या बात कर रही हूँ, इस बात का बैकग्राउंड क्या है और मैं किसकी बात करने जा रही हूँ। जी बिल्कुल, आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जारी उन इख्तलाफात की जो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है। तहरीक इंसाफ में गिरोहबंदी पार्टी को बहुत हद तक नुकसान पहुँचा सकती है और किसी तक पहुँचा भी चुकी है। यानी लोगों का जो ट्रस्ट है वो टूटता जा रहा है या कमज़ोर होता जा रहा है, कह दूँ तो गलत नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इन मामलात को बहुत संजीदगी से देखना पड़ेगा, वरना वाकई में वो जरदारी साहब की तरह, बिलावल की तरह या नून लीग की तरह नहीं कहूँगी कि निज़ाम नहीं चलेगा, वाकई फिर मसला होगा चलने में। अगर वो इसको अभी भी सीरियस या संजीदगी से या सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं करते और इसको संजीदगी से नहीं लेते, इग्नोर करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। अच्छा नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक काबीना इजलासों में
कई मरतबा शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन ग्रुपों में लड़ाई हो चुकी है। ग्रुपों का जो इंतखाब है इस लफ्ज़ का बड़ा सोच समझ के मैंने कहा, ग्रुप ही है ना, एक इस ग्रुप में और उस ग्रुप में, अब ढकी छुपी बात नहीं है, नाजरीन भी जानते हैं। ताहम अब ये लड़ाई काबीना इजलासों से बाहर आ चुकी है, यानी पानी सर से ऊपर से गुजर चुका है। इस वक्त ज़राए का ये कहना है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना यानी असद उमर साहब बज़ाहिर गैर जानिबदार हैं, लेकिन अंदर से शाह महमूद कुरैशी के साथ हैं। जहांगीर तरीन के हक़ में बहुत से वज़रा और पीटीआई रहनुमाओं ने ट्वीट भी की थी, मगर शाह जी के साथ बहुत से वज़रा और एमएनएज़ मौजूद हैं, यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुलकर भी साथ नहीं दे रहे, लेकिन अंदर खाते, कहते हैं ना कि अंदर खाते विचों, और शाह महमूद कुरैशी दे नाल ने, उन्होंने कैसे हम आपके साथ हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से वो शो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर मैं यही कहूँगी कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस लड़ाई को रोकने की कोशिश नहीं की तो आइंदा ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और पानी सर से गुजर सकता है, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि काबीना का इख्तिलाफात हुकूमत की कारकर्दगी पर वाज़े तौर पर असरअंदाज भी होते नज़र आ रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन में जो इख्तिलाफात की खबरें हैं, और ये किसी से ढकी छुपी नहीं, अब सामने आ चुकी है। इख्तिलाफात नए नहीं है नाजरीन, बल्कि इंटर पार्टी इंतखाबात आपको याद होगा और पार्टी टिकट्स की तकसीम का जब मामला हुआ था, इख्तियारात के मामले पर इख्तिलाफात तभी से सामने आ रहे हैं और ये दबाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, अभी दबा भी नहीं सकते। इलेक्शन से पहले ये लफ्ज़ी जो गोलाबारी थी ये होती रहती थी, लफ्ज़ों की हद तक रहती थी। क्या कहते थे, जो पुराने क्लिप्स हमारे पास महफूज हैं, कैमरे की आंख ने अक्स बंद किए, उस पर कोई यू टर्न भी नहीं ले सकता, कोई रिवर्स गियर लगा के पीछे भी नहीं जा सकता। तो रज़ा ये पहला क्लिप ज़रा चलाइएगा इलेक्शन से पहले का। जी, तो नाज़रीन आपने देखा, ये कोई मुखालिफिन नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा हैं, बड़े अहम रहनुमा हैं, और दोनों वज़ीर आज़म साहब को बड़े अजीज़ हैं। ये वीडियो क्लिप इलेक्शन से पहले का है जो हमने आपको दिखाया, और आपने देखा कि किस तरह दिलों की भड़ास निकाली जा रही है, गुस्सा निकाला जा रहा है और तनकीद और तंज के नश्तर एक दूसरे पर खुलकर बरसाए जा रहे हैं। बस माइक मिलने की देर थी, कैमरे ने अक्स बंद कर लिया, सब कुछ कैप्चर कर लिया। अच्छा नाज़रीन, कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि वफाकी काबीना में कुछ अराकीन शाह महमूद कुरैशी तो कुछ जहांगीर तरीन साहब के मौक़िफ़ के हामी हैं। अहम बात यह है कि पार्टी के बड़े बड़े नाम दो धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। अभी आए हुए कुछ महीने हुए हैं, साल भी नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है खान साहब की 22 साल की, और आप लोग आके अभी से 8 महीनों में धड़ों में तकसीम हो गए। आप तो खैर इलेक्शन लड़ने से पहले धड़ों में तकसीम थे, हुकूमत आने से पहले ही तकसीम थे। अब ज़रा खुलकर बातें सामने आना शुरू हो गई, पहले छुपा दी जाती थी, अब पानी सर से गुजर चुके कि खुलकर अब सामने कुछ छुपा भी नहीं सकता। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब के जो ग्रुप में लोग शामिल हैं, आपको बता दूँ तो मेन लोग हैं चीदा डॉक्टर शेरी मज़ारी साहब, शफकत महमूद साहब, असद उमर साहब और नईमुल हक साहब शामिल हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के ग्रुप में। जबकि जहांगीर तरीन साहब के जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो हैं जी फवाद चौधरी साहब, परवेज़ खटक साहब और उमर अयूब साहब। ये नज़र आ रहे हैं कि उनके साथ खड़े हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो दोनों के साथ खड़े होंगे। आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनके मुँह पे उनके और उनके मुँह पे उनके, बड़े जो क्लेवर और बड़े होशियार किस्म के लोग होते हैं, चालाक किस्म के लोग होते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ असल बात ये भी है कि यहाँ मामला सिर्फ जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान इख्तिलाफात का नहीं है, बल्कि काबीना के इजलासों में भी दोनों ग्रुपों के वज़रा के दरमियान तल्ख कलामी हो चुकी है और बारहा हो चुकी है, चाहे वो असद उमर और फवाद चौधरी के दरमियान हो और जहांगीर तरीन साहब के जो हामी वज़रा ने पीर को, यानी परसों की बात है, कि खुलकर जहांगीर तरीन साहब की हिमायत की, मगर शाह महमूद कुरैशी साहब के हक़ में अब तक कोई खुलकर बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अंदर खाते उनके साथ लोग होंगे, लेकिन खुलकर हिमायत नहीं की है। यहाँ से बात क्लियर है कि वज़ीर आज़म साहब का पलड़ा अगर हम देखें तो किस तरफ भारी है, जिनकी खुलकर साइड ली जा रही है, जिनके हक़ में खुलकर ट्वीट्स की जा रही हैं। आगे आप अक्लमंद हैं, समझ सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पीर को मीडिया से बात करते हुए जो कहा था, वो कहते हैं जी कि जहांगीर तरीन साहब के सरकारी इजलासों में बैठने पर नून लीग को बोलने का मौका मिलता है। किसी हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, जो डिस्क्वालीफाइड है उनका इजलासों में बैठना बनता नहीं है। दोस्ती है खान साहब से, तो खान साहब ने अगर मशवरा लेना है, कोई बात करनी है, शेयरिंग करनी है, तो अपने ड्राइंग रूम में बिठा के उनसे बात कर लें, चाय के कप पे बात कर लें, खाने पे बात कर लें, लंच पे बात कर लें, डिनर पे बात करें, नाश्ता कर लें, इकट्ठे डिस्कशन कर लें। उन इजलासों में बैठना वाकई एक डिस्क्वालीफाइड बंदे का बनता है, ज़रा सोचिए। अच्छा, अब अगर जहांगीर तरीन साहब काबीना इजलास में आए हैं
तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर तो बिल्कुल नहीं आए। तभी तो वो ट्वीट करके भी कहते हैं कि मेरा एक ही बॉस है, मेरा एक ही हेड है जिसको मैं आंसरेबल हूँ, उनकी मर्ज़ी के बगैर वो नहीं आए। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर खान साहब की मर्ज़ी से आए हैं तो फिर आई एम स्पीचलेस। उनकी मर्ज़ी के बगैर आए होते तो शायद मैं ज़्यादा सर ना पीट रही होती, लेकिन उनकी मर्ज़ी से अगर आए हैं तो फिर मेरे ख्याल से मुझे पीटने की ज़रूरत है अपने सर को। ज़रा ये क्लिप चलाइएगा रज़ा, अगला क्लिप भी नाज़रीन को दिखाते हैं। व्यूअर्स, आपने देखा कि जब घर की लड़ाई घर से बाहर आ जाती है तो फिर होता क्या है, महल्लेदारों को बातें करने से घर वाले क्या रोक सकते हैं? हरगिज़ नहीं। आपने तो खुद मौका दिया, लूज बॉल करवाया और आपने खुद जो अल्फाज हैं उनके मुंह में डाले कि बोलें, करें तनकीद हम पर। फिर आप कैसे पूछ सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि बस भाई ऐसे नहीं चलेगा? इस वक्त तहरीक इंसाफ में भी बिल्कुल यही सब कुछ हो रहा है कि आपस के पुराने इख्तलाफात, जो पर्सनल ग्रजेस हैं, वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक बार फिर ये कहूँगी व्यूवर्स कि इस वक्त सबसे अहम किरदार अगर कोई अदा कर सकता है, सोचें मैं किसका नाम लेने जा रही हूँ, आप अपना IQ लेवल का ज़रा टेस्ट करें। एग्जैक्टली वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही आपके जहन में आया ना, इमरान खान साहब अहम किरदार अदा कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जो इस मामले को दुरुस्त तरीके से सही समत में ले जा सकते हैं, हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, पार्टी को हेड करते हैं, पार्टी उनके नक्शे कदम पर चलती है और पार्टी उन्हीं से डरेगी। समझा दें, डांट दें, डांट डपट से समझाएं, प्यार से समझते हैं, प्यार से समझाएं, लेकिन हल वही करवा सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस मसले को अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से देख रहे हैं। आपको इस हवाले से भी कुछ याद दिलाते हैं, क्योंकि सियासतदानों की मेमोरी थोड़ी सी वीक होती है, भूल जाते हैं। ज़रा उनकी याद दहानी के लिए रज़ा ये क्लिप भी चलाइएगा जी। तो बिल्कुल सब कुछ वज़ीर आज़म के ही हाथ में होता है, और अगर वज़ीर आज़म काबीना के इजलास बुलाते रहें तो इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, जो कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान देखने में आ रही। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, उसको थैले में वापस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए भी जिसको बाहर निकाल चुके हैं। अच्छा नाज़रीन, इस तमाम तर जो मामलात हैं इसके पीछे आखिर वजूहात क्या है, कहानी क्या है, हमारे साथ एक सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, एक निजी TV चैनल के एक सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, शहर इक़्तिदार में ही रहते हैं, इस्लामाबाद की हर खबर उनके पास होती है। तो ऑन शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऑन, ये बताइए कि जो मामूली सी नाराज़गियाँ अगर देखा जाए, मामूली सी बातें हैं, पर्सनल ग्रजेस हो सकते हैं, तुम्हें मैं पसंद नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं, एक दूसरे के साथ चपकलिशें, लेकिन ये नाराज़गियाँ बढ़ती जा रही हैं और आवाम के सामने खुलकर आ गई। पहले जो कवर करते थे अब वो कवर करने की पोजीशन से भी निकल आ चुके हैं, वो भी अब कवर नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, इसको थैले में कोई वापस नहीं कर पा रहा। पूरा मामला आपको क्या समझ आया? डॉक्टर साहिबा, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने वो कहते हैं ना कि सुई में धागा डालना, तो आपने सुई में धागा तो एक मरतबा डाल दिया है। आपने वो सारे क्लिप्स दिखाए और सारी चीज़ें भरपूर अंदाज में दिखा के आपने ये तो बता दिया है कि चीज़ें किस अंदाज में चली इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। अब जो आप बात कह रही हैं कि थोड़े से इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते बड़े हुए, नहीं 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 नहीं, ये इख्तलाफ थोड़े नहीं है, ये इख्तलाफ है तख्ते लाहौर का, ये इख्तलाफ है पंजाब की हुक्मरानी का, जिसका ख्वाब देख रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये ख्याल था कि वो NA 217 से MPA मुंतखब होंगे और उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब का जो हुमा है वो उनके सर पे बैठेगा, उनका ये ख्याल था। इसलिए उन्होंने NA 217 से इलेक्शन लड़ा और उनके मुकाबले में उन्हीं के एक ऐसे कारकुन जो उनकी इंतखाबी मुहिम हमेशा से चलाते थे, उनको मोहम्मद सलमान साहब उनके मुकाबले में आए और जहांगीर तरीन ने, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने उनको फुल सपोर्ट की मोहम्मद सलमान साहब को, और मोहम्मद सलमान साहब ने जो इलेक्शन था 2018 का उसमें 35,000 वोट लिए प्लस, और जहांगीर और जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे उन्होंने 31,000 प्लस वोट लिए। तो शाह महमूद कुरैशी का वो जो एक ख्वाब था कि वो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे, वो जहांगीर तरीन साहब ने बड़े तरीके के साथ, बड़े सलीके के साथ, बड़े प्यारे से अंदाज में, सियासी अंदाज में नॉकआउट किया शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ से। अब आप देखें कि 218 की बात करें PP की, तो वहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक जी जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है। मज़हर अब्बास राह जीत रहे हैं जी 7-8 हज़ार की लीड से PP 218 से। अब जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ क्योंकि वो फौत हो गए थे तो उनके बेटे जो थे वासिफ मज़हर राह वो भी अच्छी खासी लीड लेके जीते हैं। तो यहाँ से मामला शुरू होता है कि जो पंजाब की एक हुक्मरानी है उसकी जंग जो है वो शुरू होती है, और जैसे जैसे आगे चीज़ें चलती जाती हैं फिर वो मामला जो हैं वो ख़राब होते जाते हैं। उस वक्त तक जब तक जहांगीर तरीन नायल नहीं हुए थे उस वक्त तक जहांगीर तरीन की पोजीशन
काफ़ी मजबूत थी। हमारी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात होती थी, हम तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स को कवर करते थे, अंदर की खबरें मिलती थी, जराए बताते थे। लेकिन जैसे ही जहांगीर तरीन साहब पे वही जो है आर्टिकल लगा जो मियाँ साहब पे लगा, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब की जो कहानी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खराब होना शुरू हुई। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप जिस जो धड़ेबंदी की आपने बात की, जब हम ये 4 माह पहले खबर सामने लेके आए तो तहरीक इंसाफ के तमाम तर्जमानों ने तरदीद की थी इस खबर की कि किसी किस्म की कोई सर जंग नहीं चल रही, कोई धड़ेबंदी नहीं। अब आपने बताया कि धड़ेबंदी में कौन कौन लोग शामिल है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि वो लोग जो एंटी जो जहांगीर तरीन है उनके हेड मैं आपको बताऊंगा, सुनने वाले भी हैरान हो जाएंगे इस बात को सुन के कि वो नईमुल हक साहब हैं। मतलब जो एंटी एक सोच बनी हुई है इनकी जो है जहांगीर तरीन की, वो नईमुल हक साहब है और उनके साथ साथ आरिफ अलवी साहब भी मौजूद हैं। उनके साथ फिर जो आपने नाम बताए असद उमर, अली जैदी, शफकत महमूद और फिर इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर सिंध है वो भी हैं। दूसरी जानब जो आप दूसरा ग्रुप है वो तो सरवर खान ने ट्वीट उनके हक में किया, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो फवाद चौधरी बड़े खुल के सामने आए। लेकिन अब बात दोबारा वहीं पे जा रही है पंजाब में। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, क्योंकि कुछ वुज़रा से हमारी भी बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, हम बता नहीं सकते, नाम नहीं बताते, सोर्स नहीं बताता सहाफ़ी अपना, हमें भी खबरें मिलती रहती हैं कि असद उमर साहब हो गए, शेरी मज़ारी साहिबा होगी, नईमुल हक साहब हो गए, ये वो लोग हैं जो उस फितरत के मालिक हैं कि खान साहब के पास भी अगर इनको कोई बैठा हुआ नजर आता है तो ये अगले दिन से, बल्कि उसी मिनट से स्टार्ट करते थे खान साहब के कानों में फूंके मारना कि किसी तरह ये बंदा यहाँ से हट के वो दूर चला जाए, खुड्डे लाइन जाके बैठ जाए और हम ही खान साहब के इर्द गिर्द मंडलाते रहें, मशवरे भी हम देते रहें, चाहे अच्छे वाले चाहे बुरे वाले। और आप देख लें इन लोगों की परफॉर्मेंस की, असद उमर साहब की परफॉर्मेंस में तो खैर मैं बात ही नहीं करना चाहती, आई एम स्पीचलेस। तो ये बताइएगा अगर ये ग्रुप शेरी मज़ारी साहिब, असद उमर साहब, अगर ये एंटाई हो गए, नईमुल हक साहब भी उनके, जहांगीर तरीन साहब के, तो फिर तो जहांगीर तरीन साहब भी बहुत जल्द पीछे होते दिखाई दे देंगे। नहीं, उसमें बात यह है जो आप बात कर रही हैं, जब महबूब के करीब कोई भी होता है ना तो थोड़ी सी तकलीफ तो होती है। ये वो वाली तकलीफ होती है कि खान साहब वो कहते हैं हमारे महबूब लीडर हैं, तो हम चाहते हैं जेलसी होती है। और वैसे भी आप प्रेस, हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी आप देखती होंगी ना कि कैसे खान साहब के करीब खड़े होने के लिए लड़ाइयाँ होती थी। शीरी मज़ारी आगे, जब फिर दोस्त आशिक अमान साहब आई तो फिर एक और उज़मा कारदार साहबा, और वो सारा एक सीन तो हम अक्सर देखते रहते थे। जिस जानब आप इशारा कर रही हैं, मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि टाइम आपके पास कम होगा, तो मैं दोबारा बात वहीं पे ले जाऊंगा जहाँ से लड़ाई शुरू हुई। आखिरी मार्का 2 मिनट है, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं, मुझे ब्रेक पे जाना है। ओके, मामला जो है वो पंजाब में ही सजेगा, क्योंकि पंजाब का जो मामला है वहाँ पे अब बुज़दार साहब के दिन जो हैं वो हमें कम रहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शहबाज गिल साहब जो हैं उनको सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं। और शहबाज साहब कोई सियासी बंदा नहीं है कि जिसने कोई 4-5 इलेक्शन लड़े हो, MPA बने हो, MNA बने हो, ये वो टेक्नोक्रेट माइंडसेट है। और मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने भी बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ ही होंगे। ब्रेक पे जाना है मुझे ठीक 2 मिनट के बाद। मैं चाहती हूँ पंजाब की बात हम ब्रेक के बाद जरा करें, क्योंकि बड़ा सूबा है और वो जो जंग है पूरी हम आगे करेंगे जाके एनालिसिस। ये मुझे बताइएगा कि जो वजीर खारिजा का ओहदा होता है, कलमदान होता है, बहुत बड़ी मेरे ख्याल से वजारत होती है, एक वजारत खजाना और एक वजारत खारिजा के हमारे इंटरनेशनल ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। और सॉरी टू से जो पुरानी हुकूमतें करके गए हैं उन्होंने ताल्लुकात नहीं बनाए, अंदर खाते मोदी साहब के, नवाज शरीफ साहब के कैसे भी ताल्लुकात हो, ममालिक के आपस की जो सतह के ताल्लुकात होते हैं, डिप्लोमेटिक जिसको सतह पे ताल्लुकात कहेंगे, वो नहीं थे अच्छे। अब ये बहुत बड़ी एक वजारत है, क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो रहे शाह महमूद कुरैशी साहब? अभी तक वो वहीं पर उनकी सुई अटकी हुई दिमाग की कि मैं वजीर आला नहीं बना, उनको तो सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए ना अब तक। डॉक्टर साहिबा देखें, आपको जैसे मालूम है कि जो लोकल पॉलिटिक्स होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप देखें कि अगर शाह महमूद कुरैशी एज ए वजीर आला पंजाब बैठे हो तो उनके पास 60% पंजाब की, मतलब पाकिस्तान की हुक्मरानी है ना, अवाम जो 60% है उसके इतने उनको बेनिफिट्स, उसके इतने फंड्स, इस अंदाज में तकरीबन वो ये समझे कि इमरान खान साहब से ज़्यादा हिस्से के हुक्मरान तो वो हो गए ना। 18वीं तरमीम के बाद अगर आप देखें तो 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात जो हैं वो तो सूबों को मुंतकिल हो गए। तो अगर जो बंदा पंजाब में एज ए वजीर आला बैठा हुआ है उसके पास तो वो इख्तियार हैं जो वजीर आजम पाकिस्तान भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। उसके पास तो अपने लोगों को नवाजने के लिए, अपनी लॉबी को मजबूत करने के लिए, अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स है, जैसे वो अपने बेटे ज़हन कुरैशी को लेके सामने आ रहे हैं, और खास करके मुल्तान के एरिया, उनका DC मुल्तान के साथ, अब एक मिसाल मैं देता हूँ कि उनका DC मुल्तान के साथ रौला बना है।
अब वो डीसी मुल्तान को तबादला नहीं करवा पा रहे थे, उन्होंने जाके वज़ीर आज़म को शिकायत लगाई है कि जी डीसी मुल्तान मेरी बात नहीं मानता। और अगर वही शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आला पंजाब हो तो फिर डीसी मुल्तान की क्या जरूरत है कि शाह महमूद कुरैशी के आगे आंख उठा के बात करें, क्योंकि हमारा तरीक़ेकार वो है ना जो हुकूमती तरीक़ेकार है। आल दो के एक जो सिविल सर्वेंट है, चाहे वो जिस लेवल का भी है, उसको कोई गलत बात नहीं माननी चाहिए और उसको डिग्निटी के साथ काम करना चाहिए। लेकिन हमारा जो एक तरीक़ेकार बन गया है वो यही है। तो इस वजह से शाह महमूद कुरैशी चाहते हैं कि वो इधर आए, एक बार ये करें और उसके बाद फिर आपको पता है ख्वाब देखने पे तो पाबंदी नहीं होती। और वजारत उज़्मा का ख्वाब तो कुरैशी साहब के भाई ने भी कहा था कि कुरैशी साहब ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आने के बाद नाज़रीन ऑन हमारे मौजूद होंगे, शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, तमाम चीज़ों पे नजर रखते हैं और तरीन कुरैशी लड़ाई को एंजॉय कौन कौन कर रहा है, जिसको कहते हैं ना मजे कौन कौन ले रहा है, उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले कौम से कई वादे किए थे, बड़े बड़े दावे थे, जिनकी उम्मीद पर कौम ने PTI को तब्दीली का सोच करके तब्दीली आएगी 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 तो बल्ले को वोट दिया। मुंतखब करके इक़्तिदार संभालने का मौका इसी अवाम ने दिया उन सुहाने ख्वाबों के नतीजे में। लेकिन तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के बाद तब्दीली के वादे भी तब्दील होते हुए नजर आने लगे। तब्दीली आए ना आए, लेकिन वादे और दावे तब्दील होने लगे। कौम को दिन में तारे भी नजर आने लगे। 1 करोड़ नौकरियां, सोचें 50 लाख घर देने का ख्वाब पूरा करने के लिए तहरीक इंसाफ का मुआशी प्लान जो है वो हमें मुर्गियों, कट्टों और बकरियों की सूरत में नजर आया। लेकिन वज़ीर आज़म एक ही बात बारहा कहते रहे कि घबराना नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कब वज़ीर आज़म साहब, ये भी सानू दस दो, तारीख दस दो। वैसे तो बड़ा टाइम फ्रेम बताते हैं, इतनी देर में हो जाएगा, उतने महीने में हो जाएगा। ये भी बताएंगे घबराना नहीं है, कब तक नहीं घबराना और कब तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। 100 रोज़ा प्लान नाज़रीन आपको याद होगा, उसके सम्राट आज तक अवाम को नहीं मिल सके। हुकूमत ने अपने जो अक्सर फैसले हैं उनमें यू टर्न लिया और जब यू टर्न पर तनकीद हुई तो यू टर्न लेने वाले को ही अजीम शख्स करार दे दिया गया। कौम फिर भी इस उम्मीद में थी कि हुकूमत को आए हुए वक्त ही आखिर कितना हुआ है, अभी तो चंद महीने हुए हैं, चंद दिन हुए, चलें जी वक्त देना चाहिए। हो सकता है कि हालात आगे वैसे ही हो जाएं जैसे कि इमरान खान साहब ने हमें ख्वाब दिखाए थे जीतने से पहले। लेकिन फैसलों और इक़दामात से मुस्तकबिल का अंदाज़ा हो ही जाता है और यकीनी तौर पे हो जाता है। इतना दिमाग सबके पास होता है। गंदम का बीज बोकर आप गए कि जी फसल काश्त करने का नहीं सोच सकते। आप ये सोच सकते हैं कि आपने गंदम का बीज बोया और आप गन्ने की फसल काश्त कर लेंगे? इम्पॉसिबल। अगर सोचेंगे तो फिर लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे। तहरीक इंसाफ के दावे एक जानिब, लेकिन हुकूमती इक़दामात और फैसलों पर अब मुआशी तज्ज़ियाकार जो राय देते हुए नज़र आते हैं, उससे लगता ये है कि तहरीक इंसाफ को अब तब्दीली का नारा तब्दील कर लेना चाहिए। अब उन्हें भी हार मान लेनी चाहिए कि भाई तब्दीली नहीं आ सकती और इतनी जल्दी नहीं आ सकती। मारूफ माहिर इक़्तिसादियात हैं जी डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब। डॉक्टर अशफाक हसन साहब ये कहते हैं कि रवा साल पाकिस्तान की GDP का हजम जो है वो 15% कम होकर 330 अरब से 280 अरब डॉलर्स हो जाएगा। IMF से कर्जा लेने के बाद 3 साल तक बेरोज़गारी में इजाफा भी होगा और बेरोज़गारी में इजाफा होगा तो फिर क्या होगा? सोचें, फिर एहतजाज होंगे, फिर सड़कें ब्लॉक की जाएंगी, लोग सड़कों पर आएंगे, फिर लोग तब्दीली के नाम पर बनने वाली हुकूमत को गालियाँ भी निकालेंगे, सॉरी टू से, फिर लूट मार भी होगी, फिर बदअमनी भी होगी। आज डॉक्टर भी सड़कों पर हैं, असातिज़ा भी सड़कों पर हैं, जिन्हें हम रूहानी वालिदैन कहते हैं, उनको डंडे भी पड़ते हैं। क्या कहूँ मैं, आई एम स्पीचलेस। आने वाले वक्त में अगर बेरोज़गारी बढ़ी तो फिर हुकूमत के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम ये कहेंगे फिर ऐसे तो नहीं चलेगा खान साहब। हुकूमत का 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा पूरा ना हो, लेकिन 1 करोड़ लोग तो बेरोजगार करने का तहिया इस हुकूमत ने ज़रूर कर लिया, जो कि हमें नज़र आ रहा है। और ये बिला वजह की तनकीद नहीं है, ये आपके कामों की बेसिस पे आप जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जो आपका ज़बानी जमा खर्च था जो कि बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ, उसकी बेसिस पर आज हमें बात करें। IMF प्रोग्राम के बाद 4% तक शरह नमू के बावजूद 2023 तक मुलाजमतें नहीं बढ़ेंगी। IMF से कर्जों की वजह से डॉलर की कदर 30 जून 2019 तक IMF में शमूलियत के बाद जो मौजूदा 143 रुपये से बढ़कर 150 रुपये तक पहुंच जाती है। तब जो औसत शरह मुबादला है वो 135 रुपये रहेगी और मुल्क में 15 लाख अफराद को मुलाजमतें दरकार होंगी। मुल्क की इक्तिसादियात में इन्हें
जज़ब करने की सलाहियत नहीं है, लिहाजा बेरोज़गारों की तादाद में इजाफा होगा। और नाज़रीन, इस तब्दीली को भी आप इंजॉय कीजिएगा। ये भी तब्दीली होगी कि बेरोज़गारी बढ़ेगी, जो मुल्क में समाजी बेचैनी का बायस भी होगा। और इस तरह 1 करोड़ मुलाजमतें और 50 लाख मकानात की तामीर ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन असद उमर साहब के दावे तो कुछ और ही कहते थे। वो असम्बली में हो तब भी ये कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। असद उमर साहब ये कौन सी बेहतरी जी सिर्फ तानू नजर आती है, सानू भी विखा दो, हमें तो नजर ही नहीं आती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तब भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। लेकिन उनके दावों के बरअक्स अगर हम आवाम की जानिब देखें तो कहानी का रुख ही तब्दील होता दिखाई देता है। टोटली एंटाई असद उमर साहब, सॉरी टू से टोटली ऑपोजिट आपके बरअक्स दिखाई देते हैं। अब असद उमर साहब ने तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न भी ले लिया है। उन्होंने एक और एमनेस्टी स्कीम लाने का फैसला कर लिया। लेकिन जब पिछली हुकूमत ने किया था तो इमरान खान साहब का क्या कहना था, ये ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा, नाज़रीन को दिखाते हैं। जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ये किया, तो हम भी ज़रा बात करते हैं खान साहब के जिन्होंने साबिका हुकूमत के एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया। उनमें खुद इमरान खान साहब, आपकी हमशीरा भी शामिल थी। क्या इमरान खान साहब ने पिछली हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम अपने वालों के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ किया है? जो आपके अपने लोग हैं जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया, तहकीकात का आगाज़ तो दूर, अब वो पिछली हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए और एक और एमनेस्टी स्कीम लाने का फैसला भी कर चुके हैं। अब इसके दिफा में नाजरीन सोचें, हुकूमत दलील ये देगी कि हालात को देखते हुए ये स्कीम वक्त की अशद ज़रूरत थी, तो फिर पिछली हुकूमत को क्यों तनकीद का निशाना बनाए, ये बता दें। जब उसकी दी गई स्कीम से आपके अपनों ने फ़ायदा उठाया, अब ये बेसिक सवाल है ना, किसी को बुरा लगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। असद उमर साहब के दावे, उनके वादे अपनी जगह वो तो करते ही रहेंगे, कर ही रहे हैं, देखें। लेकिन इस वक्त मुल्क की माशी हालत हकीकी तौर पर कैसी है, ये शायद असद उमर साहब को भी पता है। वो माने ना माने घर में बैठ के कहते होंगे कि हालत तो पहले से भी बुरी हो गई। और क्या आने वाले 3 सालों में मुल्क में बेरोज़गारी में कमी या खात्मा मुमकिन हो सकेगा? कोई एक बंदा बता दे दिल पे हाथ रख के कि हो सकेगा। कोई एक बंदा भी नहीं कहेगा कि हाँ हो सकेगा। सबका जवाब वही होगा जो मैं कहने जा रही हूँ कि नहीं, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। क्या वफाकी हुकूमत 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों का वादा पूरा कर सकेगी? 1 करोड़ 50 लाख, देखें जी डिजिट्स भी कितने बड़े बड़े, इतनी क्वांटिटीज़ बताई गई हैं जी। इसी पर बात हम क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आती कि बात हम क्या करें। और मैं हमेशा कहती हूँ प्रोग्राम में, आज भी कोशिश करूँगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के अगर हम किसी को अच्छा मशवरा भी दे दें तो हमें लगेगा कि हमने अपने काम के साथ, अपनी नौकरी के साथ इंसाफ किया। पाकिस्तान के लिए जो हमारी पैट्रियोटिक फीलिंग्स हैं उसके लिए भी हमने जो अच्छा किरदार अदा किया। और यकीनी तौर पे बड़ी आपको सुकून की नींद आती है जब अपना काम आप इंसाफ से करते हैं और बताते हैं। सियासतदानों को भी हम इस प्रोग्राम में बताते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा और ऐसे करना तो शायद चल जाएगा। तो आपका सिंपली जो सबसे बड़ा मसला जो तहरीक इंसाफ का, मुझे समझ आता है, मेरी टीम को समझ आता है। हम जो प्रोग्राम इतनी मेहनत से आपके सामने लेकर आते हैं, जिसको आवाम बड़ा पसंद करती है, आपका फीडबैक आता है माशाल्लाह। हम सिंपली कहना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला है ना कि वादे दावे जो डिजिट्स दिए जाते हैं, अरे ये चीज़ इतनी देर में हो जाएगी, टाइम फ्रेम दिया जाता है 2 महीने की मार है, अरे 50 दिन में हो जाएगा, 50 लाख ये चीज़, 1 करोड़ ये चीज़। इतने बड़े बड़े दावे करने की ज़रूरत क्या है? आप सिंपल ये कहें कि हम कोशिश करेंगे, हमारी नीयत भी अच्छी है और आपकी नीयत पे कोई शक नहीं। हम बारहा कहते हैं इमरान खान साहब की नीयत 22 साल कम नहीं होता, 22 साल में नज़र आ गया। सबसे बड़ी चीज़ क्या नज़र आई? कंसिस्टेंट रहे। आप अगर 22 महीने भी किसी चीज़ के पीछे स्ट्रगल करेंगे और 22 महीने के बाद यानी 2 साल के बाद, पौने 2 साल के बाद आपके हाथ वो चीज़ नहीं आएगी, आप अपना रास्ता चेंज कर लेंगे, अपनी सम चेंज कर लेंगे। आप कहेंगे मेरे बस की बात नहीं है, हिम्मत हार जाएंगे, आप डगमगाना शुरू कर देंगे, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, कांपना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूंगी हमारे सिटिंग वज़ीर आज़म की कंसिस्टेंसी को कि वो कंसिस्टेंट रहे। उन्होंने कहा 22 साल भी लगे तो करूंगा स्ट्रगल की, इस पर ये चीज़ बनता है। लेकिन जो साथ वुज़रा बैठे हुए हैं, मुशीर बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द कानों में फूंके मारने वाले बैठे हुए हैं, जिनको अपनी सियासतों से, साजिशों से, आपस की लड़ाई झगड़ों से, पर्सनल ग्रजेस जो एक दूसरे के लिए पाली हुई हैं दिल में दिमाग में, उससे फुर्सत नहीं मिल रही। तो खान साहब आपके ये F-17 थंडर तैयारे को या F-16 तैयारे को क्या ये टाइटैनिक की तरह डुबोने के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे? मैं नहीं कहती कि साजिश कर रहे हैं, बेवकूफ़ी में कर रहे हैं, मैं नहीं कहती कि जानबूझ के कर रहे हैं, दिमाग ही इतना है, IQ ही इतना है, ये कह देते हैं, या फिर सेल्फिशनेस,
खुदगर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये नहीं देख रहे कि जो हमारा लीडर है जिसने 22 साल स्ट्रगल की, इस पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी फीलिंग्स रखता है। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो आपके बड़े सीनियर मिनिस्टर्स हैं, जिन्होंने मुझे खुद बताया कि फ़िज़ा उस शख्स से अकेले में भी बात होती है तो वो पाकिस्तान के लिए तकलीफ महसूस करता है। पेट्रोटिक फीलिंग्स उसकी आंखों में आंसुओं की फॉर्म में नजर आती है। मैं वज़ीर आज़म साहब की बात कर रही हूँ, लेकिन सॉरी टू से वज़ीर आज़म साहब, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते ना। क्रिकेट जो आपने 92 का वर्ल्ड कप जीता था, क्या आप अकेले खेलने चले गए थे? पूरी टीम थी आपके साथ। टीम वर्क होता है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कभी भी अच्छे तरीके से नहीं चला सकती अगर मेरे साथ मेरा प्रोड्यूसर रजा ना हो, मेरे साथ टीम ना हो, कुरतुलैन ना हो, ऑन ना हो, हमारी हेड हुमैरा ना हो, सबसे बढ़ के हमारे चैनल के मालिक हमें सपोर्ट ना करें कि हाँ सच बोलें, खुद कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। हमें रोका नहीं जाता, हम किसी से लिफाफे नहीं पकड़ते, हम खुलकर बात करते हैं और हम हक सच के लिए लड़ते हैं। हम अवाम का केस यहाँ बैठ के लड़ते हैं, आईना दिखाते हैं, खा कोई पीपल्स पार्टी से हो, खा कोई नून लीग से हो, खा किसी का ताल्लुक पीटीआई से हो, हम सबको कहते हैं कि भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा और मशवरा देने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे चलेगा। तो मेरा भी मशवरा सिंपल सा इतना है कि खान साहब जो आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी स्ट्रगल को डुबोने के लिए बैठे हुए हैं, खासतौर पर मईशत की बात की ना मैंने सेगमेंट में, तो असद उमर साहब जो कि बहुत क्वालिफाइड थे, हमें ये बताया गया कि उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड वज़ीर ख़जाना तो हमें ज़िंदगी में कभी मिल ही नहीं सकता। तो देख लें, सबसे ज़्यादा जो तनकीद का निशाना बनती है आपकी मिनिस्ट्री, वो कौन सी मिनिस्ट्री है? वज़ारत ख़जाना, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इतनी कॉम्पिटेंसी, इतने कॉम्पिटेंट है कि मुझे तो नींद नहीं आती इनकी कॉम्पिटेंसी देख के। कितना भी कोई कॉम्पिटेंट हो सकता है, इतना भी कोई टैलेंटेड हो सकता है, जिस तरह मैं असद उमर साहब की बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान दें, इससे पहले कि अवाम कहते कि बस खान साहब अब ऐसे नहीं चलेगा और अब हमारा सेगमेंट मत समझो हमने बुला दिया। चेहरा, इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतना टैलेंट, वो भी छोटी उम्र से सामने आना शुरू हो गया। कोई इतना भी परफेक्ट हो सकता है? नाजिया को देखकर मैं अक्सर ये सोचती हूँ, मेरी भी बहुत फेवरेट थी, हैं और हमेशा रहेंगी, लेकिन बहुत जल्द जहाने फ़ानी से कूच कर गई। लेकिन इतनी यादें छोड़ गई, इतनी यादें छोड़ गई कि हम उनको आज तक ना भूले और आइंदा भी हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।